This is an ABP Live podcast. हर जगह प्रयागराज शूटआउट की बातें चल रही हैं। बीते सालों की बात करें तो चाहे सादिक जमाल 2003 का केस हो, इशरत जहां केस हो 2004 का, या सोहराबुद्दीन शेख केस हो 2005 का, या तुलसीराम प्रजापति केस ही क्यों ना हो, और ना जाने ऐसे कितने केस जिनमें हम सुनते आए हैं कि पुलिस एनकाउंटर हुआ। कानून के हाथों किए जाने वाले एनकाउंटर के बारे में वास्तव में कानून में कोई प्रावधान है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले 6 सालों में जो एनकाउंटर किलिंग्स रजिस्टर हुई वो रही 813, और मतलब कि अप्रैल 2016 से हर 3 दिन में एक एनकाउंटर हुआ। कोविड में जहां ये आंकड़ा कुछ कम हुआ, वहीं there was a 69.5% spike the next year with 139 cases। तो आखिर क्या होते हैं पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर्स? क्या कहते हैं इसे लेकर कानून, और क्यों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं ये जानेंगे सब कुछ पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर्स के बारे में आज FYI में। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, जहां मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं रिटायर्ड डीसीपी ऑफ दिल्ली और अब दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता LN राव। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। कानून के हिसाब से पुलिस को किन हालातों में एनकाउंटर करने का राइट दिया गया है? देखिए, कानून में कहीं भी एनकाउंटर करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन 100 IPC। वो राइट, उसमें भी कहीं एनकाउंटर का वर्ड नहीं लिखा होता है। वहाँ तो ये लिखा है कि किन किन परिस्थितियों में कोई आदमी या कोई पुलिस ऑफिसर किसी की जान ले सकता है। वो कंडीशंस 100 IPC में मैक्सिमम उसमें मेंशन होती हैं। वो उन कंडीशंस में ही कोई आदमी किसी की जान ले सकता है, और वो कंडीशन अगर नहीं है तो एनकाउंटर का कोई वर्ड कहीं भी नहीं है कि एनकाउंटर कर सकता है या कोई पैरामीटर्स एनकाउंटर के होते हैं। एनकाउंटर तब होता है जब, खासतौर से उन 6 बातों की बात छोड़कर मैं पुलिस पे आता हूँ, क्योंकि आपका पुलिस के एनकाउंटर से ज्यादा रिलेशन है। पुलिस जब एनकाउंटर कब करती है, एनकाउंटर कभी किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। सेक्शन 100 में किसी भी आदमी को राइट है कि अपनी जान को बचाने का। 6 पॉइंट्स में ये है कि अपनी जान को बचाने का हर आदमी को राइट है। नॉट ओनली तो पुलिस, इवन कॉमन मैन को भी वो राइट है कि अपनी जान को बचाने का। उसको कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किसी आदमी पर कोई अटैक हो रहा है तो उसके पास वेपन है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है अगर उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसका राइट है उसको मारने का, लेकिन वो राइट भी एक लिमिटेड लेवल तक रहता है जी। एज जब भी उसका वो जो खतरा है ना मरने का, कोई आदमी अटैक कर रहा है और वो खतरा खत्म हो जाता है कि अब वो खतरा टल गया है, उसके बाद वो नहीं मार सकता। उसके बाद मारेगा तो मर्डर केस में आ जाएगा। खतरा कब टल जाता है, मान लो कोई आदमी अटैक कर रहा है, अटैक करते वक्त वो अपने जान को बचाने के लिए कर देता है, तो दैट कैन बी अलाउड। और लेकिन वो मार रहा है, लेकिन उसने उसको ललकारा, वो जा चुका है, उसके बाद वो गोली नहीं मार सकता उसको। यही पुलिस के साथ है। पुलिस जब कोई किसी आदमी को, अपराधी को पकड़ती है, एनकाउंटर बेसिकली अपराधियों के साथ ही होता है पुलिस का। जब किसी खबर के बेस के ऊपर किसी अपराधी को, उग्रवादी को या किसी को ऐसे हार्डन क्रिमिनल को पकड़ने जाती है और उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर वो क्रिमिनल अटैक करता है, फायर करता है, तो पुलिस अपने आप के बचाव में गोली चलाती है। उस गोली में अगर कोई मर जाता है, दैट इज कॉल्ड एनकाउंटर। ये एनकाउंटर का एक ब्रीफ परिभाषा है जी। यानी कि एनकाउंटर, चूंकि आपने कहा कि इंडियन पीनल कोड में तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है, तो एनकाउंटर का नाम ही नहीं है। इंडियन पीनल कोड में सिर्फ सेक्शन 10 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। उसी को यूज करते हुए आदमी, अगर किसी की जान, आदमी या पुलिस अपने ऊपर होने वाले अटैक को बचने के लिए अपने आप को, अगर वो किसी की जान ले लेता है तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आता है। तो पुलिस को कोई ऐसा राइट नहीं है किसी की जान ले ले, लेकिन अगर उनके ऊपर अटैक हो रहा है तो वो किसी को जान ले सकते हैं। वो एनकाउंटर में होता है। जैसे अपराधी, कोई बहुत शातिर अपराधी है और पुलिस उसको पकड़ने गई है और पुलिस उसने, अपराधी ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी, गोली लग भी गई कहीं, या तो उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, या कहीं हवा में लग गई, या कहीं और कहीं लग गई। एट दैट टाइम पुलिस उसको पकड़ने के लिए, वहां पे ही एक प्रिकॉशंस लेना होता है पुलिस को कि वो उसको पकड़ने के लिए गोली चला सकती है। वो भी टांगों के ऊपर या कमर से नीचे गोली चला सकती है, उसको डिसेबल कर सकती है। लेकिन जब गोली चलती है कहीं, तो कहीं लगेगी, ये तो कोई इतना है नहीं, बट पुलिस प्रोफेशनल है, उसको चाहिए कि अपनी कमर के नीचे मारे
लेकिन कई बार गलती से अगर ऊपर लग गई, वाइटल पार्ट पे लगी, तो उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो यही एक एनकाउंटर का एक ब्रीफ है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। जब भी किसी पुलिस ऑफिसर पर एनकाउंटर का चार्ज लगता है तो उस केस में कार्रवाई कैसे होती है? इसमें गवाह, सबूत किस तरीके से इकट्ठा किए जाते हैं? देखिए, एनकाउंटर का चार्ज यानी कि कोई आदमी चैलेंज करे कि एनकाउंटर झूठा है या गलत है, उसमें सबसे पहले तो ह्यूमन राइट कमीशन के इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी पुलिस अफसर अगर एनकाउंटर करता है तो वो एनकाउंटर जब भी होगा, एनकाउंटर करता नहीं, यदि किसी पुलिस अफसर को किसी अपराधी के पकड़ने के टाइम में अगर ऐसी बात हो गई है जिसको एनकाउंटर का रूप पब्लिकली देते हैं, तो कोई आदमी अपराधी मर गया उसको, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो केस दर्ज होगा उसके, वो केस 307 आईपीसी में दर्ज होता है और उसकी क्योंकि 307 आईपीसी उसके तरफ से होगा, जो पुलिस ऑफिसर उसको गोली चलाकर उसको मार देता है, वो अपने पक्ष में लिखेगा कि मैं ऐसे ऐसे इसको पकड़ने आया था, उसने मुझे अटैक किया, मेरी जान को लेने के लिए इसने अटैक किया और मेरी जान को खतरा था और मेरे को मारने के लिए इसने ये काम किया है, उसको मैंने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई जिसकी वजह से मर गया। अगर आपराधिक रिकॉर्ड है तो फिर वो काम चल जाता है। लेकिन वो जो केस दर्ज हुआ है जो 307 का या जो भी है, और कोई मान लो पुलिस की तरफ से भी कोई आदमी मर जाता है तो 302 का केस हो जाता है। उस केस की इन्वेस्टिगेशन वो जो टीम है, जिस आदमी की टीम ने वो एनकाउंटर हो गया है जिससे आदमी मर गया है, तो उसकी टीम का कोई भी अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली उसकी टीम का आदमी कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं मानी जाएगी। तो ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब एनकाउंटर हो जाता है तो उसकी दूसरी कोई उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे कोई यूनिट है वो उसकी इन्वेस्टिगेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक जिले में 10 यूनिट हैं, एक यूनिट की तरफ से एनकाउंटर हो गया है तो वो जिससे हुआ है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस दर्ज होगा उसकी नहीं करेंगे, इमीडिएटली वो इन्वेस्टिगेशन दूसरी यूनिट को चली जाएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब वो उसको माना जाएगा किसी और ने इन्वेस्टिगेट किया और फेयर इन्वेस्टिगेशन है। एक तो ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन दूसरी यूनिट करेगी। दूसरी, जब भी उसका एलिगेशन अगर आया है कि झूठा एनकाउंटर है तो उसकी एक अलग से एसडीएम इंक्वायरी होती है। एसडीएम की तरफ से एक इंक्वायरी होती है 176 सीआरपीसी में। और अगर ये एलिगेशन है तो वो एसडीएम इंडिपेंडेंटली अपनी इंक्वायरी करता है। वो सारे गवाहों को देखेगा कि किस आदमी के सामने हुआ है, किस वेपन से हुआ है, वेपन कहाँ लगा, गोली कहाँ लगी, किसी के वेपन से लगी कि नहीं, उसने मारने वाले ने कोई वेपन चलाया भी कि नहीं, उसके चलाने की दूरी क्या थी, रेंज क्या थी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो एसडीएम इंक्वायरी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, 176 सीआरपीसी में है, जो कि इस प्रकार की डेथ होने के बाद में वो एसडीएम साहब करते हैं उसकी इंक्वायरी, वो अपनी रिपोर्ट वो देते हैं। अगर उस रिपोर्ट में आता है कि ये एनकाउंटर गलत हुआ है, यानी कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोली ना चलाकर वैसे किसी को मार दिया है, तो वो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। अदरवाइज अगर एसडीएम साहब ये कहते हैं नहीं ये ठीक हुआ है और एनकाउंटर इसलिए हुआ है कि पुलिस पर अटैक था, पुलिस गोली नहीं चलाती तो उनके ऊपर जान को खतरा था, तो वो उसको और फिर वो जेन्युइन माना जाता है एनकाउंटर। ये इसमें फर्क है। मतलब कि कोई गवाह सबूत नहीं जिसने इस चीज का सामना किया है, जिस पर ये चार्ज लगा है, वही अपने आप में गवाह है, या कोई और गवाह इंडिपेंडेंट मिल जाता है एनकाउंटर को देखने वाला, तो वो कह सकता है मेरे सामने हुआ था, पहले अपराधियों ने गोली चलाई, उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, इससे वो मर गए। जी 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 जी। क्या पैरामीटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई एनकाउंटर फेक था या रियल था? यस, पैरामीटर इसमें देखने होंगे। जैसे मैं एसडीएम की बात कर रहा हूँ, इंक्वायरी करेंगे तो वो पैरामीटर यही रहेंगे कि कितनी दूर से गोली चली, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, एक तो ओपन जगह पे कहीं ऐसा एनकाउंटर नेचर हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर ऐसी चीज थी, ऐसी रात में हुआ, ऐसी जगह पे जंगल सुनसान में ले जाके किसी को साथ में हो गया, तो ये वाली देखी जाती है। प्लेस ऑफ ऑकरेंस, टाइम ऑफ ऑकरेंस और डिस्टेंस बिटवीन दी टू पार्टीज, यानी कि मारने वाला और मरने वाला, इसके बाद में डिस्टेंस कितना था, वेपन्स में ब्लैकनिंग थी कि नहीं थी। ब्लैकनिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी को गोली मारता हूँ तो वो नजदीक से मारूंगा तो ब्लैकनिंग जहाँ पे इंजरी आएगी वहाँ पे कालापन आ जाएगा, और मारने वाले के हाथ में वो भी आ जाएगा उसमें कि वो डिस्टेंस में पता लगता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स का भी होता है कि अगर ये एलिगेशंस है कि पुलिस पर गोली चलाई किसी ने और उससे वेपन मिला तो उसको देखा जाएगा कि मरने वाले के फिंगरप्रिंट उसके वेपन पे आए कि नहीं आए। पुलिस ने गोली चलाई तो उसके वेपन से गोली चली कि नहीं चली, वो गोली कहाँ लगी,
वाइटल पार्ट पे लगी या किसी और जगह पे लगी, तो पुलिस की इंटेंशन उसको मारने की थी या उसको डिसेबल करने की थी। तो ये कई चीजें होती हैं, और खासतौर से अगर सीसीटीवी फुटेज है किसी एरिया में, जो कि आजकल दिल्ली में मैक्सिमम जगह पर है, सीसीटीवी फुटेज अगर है तो उससे भी पता लगता है कि असलियत में हुआ क्या था। तो पुलिस की स्टोरी या उसकी स्टोरी उससे कोरोबोरेट होती है कि नहीं होती है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, जिस आदमी की डेथ हुई है उस एनकाउंटर में, वो अपराधी कितने किस्म का है, कितने केसेस के खिलाफ हैं, अगर वो समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता था अगर जिंदा रहता तो ये सारी चीजें हैं। और वो खतरनाक आदमी अगर है तो वो फिर वो गोली चलाने में भी कोई डरता नहीं है, तो पुलिस भी मर सकती थी उसमें, पुलिस के लोग भी मर सकते थे। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं एनकाउंटर की जांच करने के लिए। बिल्कुल। अब रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, जिनमें एक मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद देयर वाज अ स्पाइक इन द एनकाउंटर, 69.5% का स्पाइक था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? स्पाइक का मतलब तो देखिए, जब आप पुलिस ऑफिसर्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन से राज्य की पुलिस, आप पूरे नेशनल लेवल की स्पाइक की बात कर रहे हैं या दिल्ली लेवल की कर रहे हैं? नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया में कितने एनकाउंटर्स हुए उसके ऊपर स्पाइक हो सकता है 69% है। इसकी वजह मैं बताता हूँ कि पेंडेमिक के बाद बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था, तो बहुत से क्रिमिनल्स थे, उन्होंने सोचा कि अभी कुछ ऐसा, फिर वो क्राइम करने में लग गए। वो क्राइम करते करते उनका रिकॉर्ड बन गया, और फिर वो उसकी बात खबर पुलिस को मिल गई, और वो फिर इतने डेस्परेट हो गए कि पुलिस पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो पुलिस पे जब अटैक होता है तो फिर वो पुलिस एनकाउंटर करती है। वो यही एक वजह हो सकती है। स्पाइक इसलिए हुआ है क्योंकि पेंडेमिक के बाद लोगों में पैसे की सख्त जरूरत थी, गरीबी आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। इन सब चीजों को देखते हुए स्पाइक हो सकता है, और ये स्पाइक भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जी। आपको अगर डेटा देखेंगे तो आपको यूपी में ज्यादा इसमें आपको मिलेगा स्पाइक, यूपी में ज्यादा बढ़ा होगा। इसका कोई कारण भी है क्या इसका कोई कारण भी है? मैं बताता हूँ। यहाँ पर पुलिस का एक होता है कि क्राइटेरिया क्या है, पुलिस क्या चाहती है, पुलिस अपने एरिया में कंट्रोल करना चाहती है या कैसे करना चाहती है। तो जहाँ की पुलिस या जहाँ का पुलिस का मुखिया ये चाहता है कि मेरे एरिया में बदमाशी नहीं हो, क्रिमिनल कंट्रोल में रहें, तो एक प्रकार से उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाते हैं क्रिमिनल्स को, धरपकड़ जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, धरपकड़ में उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पुलिस क्रिमिनल्स के ऊपर होता है। और वो फिर धरपकड़ के दौरान अगर ऐसी बात होती है, कोई एनकाउंटर, मतलब वो अपराधी पुलिस पर गोलियां चलाने शुरू कर देते हो, तो फिर पुलिस वाले भी उनको गोली चलाकर उनको डिस्क्रिय करने की कोशिश करते हैं, उस दौरान कोई मर जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल मैसेज पूरे राज्य में जाता है या पूरे किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस मुखिया हैं या इस स्टेट के पुलिस मुखिया हैं या वो बहुत सख्त हैं, क्रिमिनल्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो वो मैसेज जाने के बाद धीरे धीरे फिर वो अपराधी उस एरिया से खिसकने लगते हैं कि उधर नहीं जाना है। एक वक्त था जो मैं बताऊं, जब हम स्पेशल सेल में होते थे, और आपने वो सुना होगा, राजवीर सिंह का नाम भी सुना होगा। कुछ ऑफिसर्स थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। वो एक वक्त था जहाँ पर मैं आपको बताऊं, दिल्ली की हकीकत ये थी कि अपराधी दिल्ली में घुसते हुए डरते थे। वो इसलिए डरते थे कि उनको पता था कि एक ऐसी स्पेशल टीम बनी हुई है कि अपराधी वहाँ दिल्ली में आके वो क्राइम करने आए तो वो मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं। इवन सो मच सो एनसीआर में की एरिया में से निकल के भाग गए थे वो लोग। तो ये वजह होती है अपराधियों को डेटरेंट एक्शन लेने के लिए कि अगर कहीं की पुलिस बड़ा सख्ती से काम करती है तो वो अपराधी वहां से चले जाते हैं। तो यही एक वजह हो सकती है कि स्पाइक ऐसा हुआ इनिशियली इस दौरान कि वो अपराधी ज्यादा बढ़ गए थे। वो जब हाइट हो जाते किसी क्राइम की, उसके बाद पुलिस एक्शन जब लेती है तो वहां पर एनकाउंटर्स की स्पाइक जो आप कह रहे हो वो हो सकती है, पॉसिबल है। जब भी ऐसा एनकाउंटर का कोई केस होता है तो उसकी तो पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम जिसको ऑटोप्सी बोलते हैं, मरने वाले का पोस्टमार्टम होता है। तो ये ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से आदेश होते हैं कि उसकी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी, यानी कि ये जानने के लिए कि कितनी गोलियां कहाँ लगी हुई है। तो डॉक्टर्स भी इसमें जब भी एनकाउंटर होगा तो उसमें एक बोर्ड डॉक्टर्स का बैठता है, 2 या 3 डॉक्टर्स ऑटोप्सी में उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साइन करते हैं, जो कि कंडक्ट करते हैं ऑटोप्सी। तो वो एक बड़ा अहम मुद्दा है, उसको रूल आउट करने के लिए क्या कि पुलिस ने कहीं इसको झूठा एनकाउंटर तो नहीं किया हुआ है या झूठा तो नहीं मार दिया है, पकड़ के तो नहीं मार दिया है, ये बात भी देखी जाती है। दूसरा, जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो अगर किसी तरफ से
किसी की कंप्लेंट होती है, जो मैं बता रहा हूँ, कई एनकाउंटर्स में पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट हुई है, उस कंप्लेंट के दौरान उन पुलिस ऑफिसर्स को भी इस एनकाउंटर में कई बार अरेस्ट होना पड़ा है और उनको कई बार कोर्ट से सजा भी हुई है। मैं नोट स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं और बाहर भी हुए हैं। इसी का देख लीजिए, आपका आंध्र प्रदेश का एनकाउंटर है, जो कि एक रेप के एक विक्टिम, 4 विक्टिम थे, किसी डॉक्टर का रेप किया और उसके बाद पुलिस ने उनको एनकाउंटर की स्थिति बता दी। लोग जब वो मारे गए थे उस केस में तो बहुत खुश थे, सारी दुनिया खुश थी कि बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे लोगों को ऐसे होना चाहिए। और पुलिस ने भी ये कहा कि वो लोग भाग रहे थे, पकड़ के भाग रहे थे, हमें उसको पकड़ने के लिए हमने अपना गोलियां चलाई तो वो मर गए। तो उसके बाद जब मर गए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और ह्यूमन राइट कमीशन ने ये माना कि ये गलत एनकाउंटर हुआ था। जी, और शायद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी लेकर के आए थे वो। जी हाँ, इसीलिए लाए थे और गाइडलाइंस में ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी ऐसा एनकाउंटर होगा उसमें 302 का केस दर्ज होगा और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। 302 का दर्ज होगा क्योंकि आदमी की जान तो गई है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि कोई भी एनकाउंटर होगा उसमें 302 का केस दर्ज होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगी और वो इन्वेस्टिगेशन कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट था। ऐसा ये केस आपको बड़ा चर्चित मीडिया में रहा है, वो विकास दुबे वाला केस। जी 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 जी। वो भी उसने कहा था कि बोलेरो उनकी गाड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई थी, वो भी है एक बड़ा ऐसे। बट वो सारी की सारी उसमें इंक्वायरी हुई, जैसा मैंने बताया 176 CRPC में एसडीएम ने इंक्वायरी की और उसको कहा कि वास्तव में जेन्युइन तरीके से उसने भागने की कोशिश की थी पुलिस कस्टडी से और वो उसकी डेथ हो गई है। तो उस केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही कई और केसेज हैं जिनमें कंप्लेंट होती है तो उसकी इंक्वायरी होती है और उसके बाद पता लगता है। तो कई केसों में इसमें इंक्वायरी में पुलिस ऑफिसर्स एक्यूरेट होते हैं, यानी कि पता लग जाता है इंक्वायरी में कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। और कुछ केसों में पुलिस की गलती अगर सामने आती है तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो अरेस्ट होते हैं और उनके खिलाफ भी केस चलता है। थैंक यू सो मच मिस्टर एलन राव, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। नमस्कार। This is an ABP Live podcast.